हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए जो सीटेट का एग्जाम देंगे 31 जनवरी 2021 को। देखिए, पेपर देने से पहले ये टेस्ट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की वीडियो में जो मैंने टेस्ट लिया है इसके अंदर सीटेट के अंदर आपके जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सभी से क्वेश्चन आंसर लिए हैं। और सबसे बड़ी बात, जो भी क्वेश्चन आंसर आज की वीडियो में मैंने आपके लिए लिए, जो आपका टेस्ट है उसमें सभी के ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि यही से आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आंसर जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना सभी के आगे। और दूसरी बात, इस टेस्ट से आप आज आपका ये पता चल जाएगा आप लोग कितने पानी में, आप लोगों को कितना आता है। ठीक है, आप लोग सही में सीटेट का एग्जाम पास कर सकते हो या नहीं भी। तो मेरी तरफ से आप सभी के लिए एक चैलेंज है, देखते हैं आप लोगों में से कितना स्कोर करते हैं बच्चे आज की वीडियो में। लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सीटेट का सारा कंटेंट मैं अपने चैनल पर आपको प्रोवाइड करा सकूं, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और सबसे जरूरी बात, ईमानदारी से आप लोग अपना स्कोर बताना। 15 में से चाहे आप लोगों का 0 हो, 1 हो, 2 हो या 15 में से 15 हो, कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से अपना स्कोर बताना। चाहे यहाँ आप लोग कम स्कोर करो, लेकिन एग्जाम के अंदर पूरा स्कोर करने की पूरी कोशिश करना। ठीक है, और वीडियो के थ्रू ये पता लग जाएगा आज आप सही में सीटेट का एग्जाम पास कर सकते हो या नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं आपके क्वेश्चन आंसर जितने भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला सेक्शन है आपका सीडीपी यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से, उसका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा प्याजे के विकास के डैश चरण में प्राप्त हो सकती है? प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल या फिर सेंसरी मोटर स्टेज। बताइए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखा, आप लोगों ने पेन कॉपी आज की वीडियो में साथ के साथ रख लेना। ठीक है, ताकि आपको सहूलियत हो सके। आपके सभी सब्जेक्ट में नहीं लिए, चाहे तो आप लोग वीडियो को रोककर उसका आंसर दे सकते हो, जो भी आपका तरीका अच्छा लगे उसे आप कर सकते हो। तो देखिए, जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वो जाएगा इसका आंसर आपका फोर्थ सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, जिसमें वस्तु स्थायित्व की गुण आ जाता है। ठीक है, जीन पियाजे जिन्होंने की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है, 2 नंबर का भी कभी कभी इससे रिलेटेड पूछा जाता है आपके सीटेट के एग्जाम के अंदर। और जो इन्होंने अपने विकास की अवस्थाएं बताई थी, ये चारों अवस्थाएं बताई थी, इन चारों को कर लेना। इन्हीं में से आपका 1 नंबर जरूर आता है एग्जाम के अंदर। जैसे इसके अंदर था सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि होती है आपकी जन्म से लेके 2 साल तक की। तो इस साल तक के बच्चे में आपका वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो तकिए के पीछे आप लोग मोबाइल फोन छिपा देना, लेकिन बच्चे जो अपने सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं ना, उनके थ्रू उस वस्तु को ढूंढ लेता है। तो ये होता है सेंसरी मोटर स्टेज में, जब बच्चा जन्म से लेकर 2 साल तक का होता है। ठीक है, बाकी स्टेज को भी अच्छे तरीके से कर लेना। किसी भी एक स्टेज में से आपका 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है जीन पियाजे का। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका स्वयंगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? अंतर्वैयक्तिक, प्राकृतिक बुद्धि, चाक्षुष स्थानिक बुद्धि या फिर अस्तित्व प्रेरक बुद्धि। बताइए इससे आंसर क्या होगा। बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक है, ये आपका सीटेट में हमेशा पूछा जाता है, पेपर 1 और पेपर 2 में। और पेपर 1 में तो जरूर आता है बहुबुद्धि सिद्धांत। किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने इस बुद्धि का सिद्धांत दिया था। आप लोग लिख सकते हो, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का आपका ये सिद्धांत दिया था। ठीक है, जिसमें इन्होंने सिद्धांत के कई सारी बुद्धि बताई थी, उन्हीं में से किसी एक के बारे में एग्जामिनर पूछ लेता है। जैसे इसमें पूछ लिया कि भाई जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, संवेगात्मक बुद्धि होती है, वो किसके साथ संबंधित होती है। ठीक है, तो नीचे बुद्धि दी हुई है, इनमें से सही आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा इसका आंसर आपका फर्स्ट, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चाहे हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी हो, चाहे जीन पियाजे की थ्योरी हो, सभी को मैंने वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप लोग इनकी डिटेल में वीडियो देख लेना, आपका स्कोर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही से क्वेश्चन आपका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वाइगोत्स्की के अनुसार, लेव वाइगोत्स्की की बात हो रही है, जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर, ठीक है, यानी परफॉर्मेंस का जो करंट लेवल होता है, उसको सहयोग द्वारा विस्तारित करता है, तो इसे क्या कहते हैं? खोजपूर्ण अधिगम, समीपस्थ विकास का क्षेत्र जिसको जेडपीडी भी बोल देते हैं, जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, पार्ड या ढांचा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्काफोल्डिंग, या फिर अंतर व्यक्ति निष्ठता। बताइए सही आंसर क्या होगा। देखो, जितने भी आपके मनोवैज्ञानिक हुए, जोन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है, इन सभी के ऊपर डिटेल में वीडियो मैंने बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में जरूर देखना। इनके ऊपर वीडियो में आपका पूरा स्कोर जाएगा सीडीपी के अंदर। ठीक है, क्योंकि पूरी वीडियो देखोगे तो सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा इसका आंसर आपका थर्ड, स्काफोल्डिंग। आंसर हो जाएगा इसका आंसर थर्ड। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट सेक्शन आ गया आपका ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन का। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। ठीक है, नीचे स्टेटमेंट दी हुई है, सही बतानी है आपको कौन कौन सी है।
हाथियों के झुंड में केवल हथिनी और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। सेकंड, हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। थर्ड, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी पूरे झुंड की नेता होती है। फोर्थ, एक झुंड में हथिनी और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए सही आंसर क्या होगा। देखो, हाथियों से संबंधित आपका 1 नंबर का जरूर आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है और बहुत बार पूछा जाता है। 90% से ज्यादा संभावना रहती है आपके इस क्वेश्चन की पूछने की। तो ईवीएस करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है आप लोग एनसीईआरटी की किताबें पढ़ दो, ठीक है। 3rd क्लास से लेकर 5th क्लास तक की एनसीईआरटी की किताब पढ़ देना, आपका ईवीएस का पेपर सारा यही से फंस जाएगा, जो आपका 15 नंबर का कंटेंट आता है, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी की किताबें नहीं पढ़ना चाहते तो जो मैंने अपने सीटेट के नोट्स बनाए हुए हैं उसमें आपको सारा एनसीईआरटी का कंटेंट मिल जाएगा। उसके मेरे नोट्स के अंदर इतना कंटेंट हो जो शायद आपको कहीं देखने को मिले, एनसीईआरटी का कंटेंट, ठीक है। तो चाहे तो आप वहां से जाके ले सकते हो, उसको चॉइस आपकी है, वही से आपका 15 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा इसका आंसर आपका 4th, ए और सी, ठीक है। ए और सी सही हो जाएगा। बाकी हाथियों के बारे में जितनी भी और चीजें हैं वो मैंने वीडियो में भी बताई हुई है और अपने नोट्स में भी डाली हुई है, वहां जाके देख लेना, आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट आपका वेरी वेरी इंपोर्टेंट, एक क्वेश्चन से आपके 2 क्वेश्चन होंगे। अब आप कहोगे क्वेश्चन 1 लेकिन पूछे जाएंगे 2, वो कैसे, वो मैं बताता हूं। क्वेश्चन आपका, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। तो स्व आकलन है, यानी जो सेल्फ असेसमेंट है वो क्या है? असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीसीई, जिसको कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन बोल देते हैं, यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। बताइए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखो, 4 तरीके की टाइप होती है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट इन लर्निंग। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका इनमें से जरूर पूछा जाता है आपके सीटेट के एग्जाम के अंदर। और जो आपका सीसीई होता है, ठीक है, फुल फॉर्म मैंने बताई थी, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, 1 नंबर का ये भी आपका कंफर्म पूछा जाता है। तो इनको अच्छे तरीके से कर लेना। फिलहाल क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा इसका आंसर आपका 3rd, असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा 3rd से हो जाएगा। मैंने फिर वही वाली बात रिपीट कर रहा हूं, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज की वीडियो में जितने भी लिए आपके एग्जाम में, आपको यही से देखने को मिलेंगे, ठीक है। 15 में से 10-12 तो मेरे ख्याल से आपको मिलनी चाहिए एग्जाम के अंदर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट आपका, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, पूर्व और पश्चिम, पश्चिम और पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। बताइए से आंसर क्या होगा। देखो, आपके ईवीएस में मैप से रिलेटेड 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है सीटेट के एग्जाम के अंदर। तो आप लोग एक इंडिया का मैप ले लेना, ठीक है, उसके अंदर देख लेना कौन सा राज्य किस राज्य के नजदीक है, इस राज्य से किस राज्य की दूरी किस स्थिति में पड़ती है, ठीक है। जैसे इसमें पूछ लिया है तो आपका 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा, किसी भी राज्य की पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा इसका आंसर आपका 4th, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर, मैप जरूर कर लेना, 1 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। अगला सेक्शन आपका मैथ यानी गणित का। चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, 36 और 60 का सबसे छोटा सारगुणक यानी स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल बताना है आपको 36 और 60 का, और 18 और 15 का सबसे बड़ा सारगुणनखंड यानी बिगेस्ट कॉमन फैक्टर बताना है 18 और 45 का। क्या होगा? 20, 30, 40 और 10। बताइए सही आंसर क्या होगा। अच्छा, इसमें एग्जामिनर इस टाइप के कई क्वेश्चन पूछ लेता है, कम से कम 2-3 क्वेश्चन भी सीटेट के एग्जाम में देखे हुए हैं। कभी तो पूछ लेता है खाली स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल बताइए, कोई भी 2 नंबर दे देगा, 3 नंबर दे देगा। कभी पूछ लेगा बिगेस्ट कॉमन फैक्टर बताइए। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में दोनों ही ले लिए ताकि मैं दोनों ही आपको बता सकूं, ठीक है। चलिए मैं भी आप लोगों के साथ सोल्व करता हूं क्योंकि आप लोग भी सोल्व कर रहे होंगे इसको। देखिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी जो अपनी क्लास में आपको देता हूं कि जब भी एग्जामिनर स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल पूछे तो जो भी नंबर पूछे उनका आप लोगों को एलसीएम ले लेना है, और जब भी एग्जामिनर आपसे बिगेस्ट कॉमन फैक्टर पूछे तो जो भी नंबर दिए होंगे उनका एचसीएफ ले लेना है, ठीक है। बात समझ गए? स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल में एलसीएम और बिगेस्ट कॉमन फैक्टर में एचसीएफ ले लेंगे नंबर का। तो चलिए सोल्व करते हैं इसे। 36 और 60 का एलसीएम ले लेते हैं 36 और 60 का एलसीएम। इसको काटेंगे 6 से, काट दो 6 6 जा 36, ये हो जाएगा 10। 2 से काटेंगे 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब इससे आगे नहीं कटेगा तो इसके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 और 30 की 6 से करेंगे, ये हो जाएगा 180। तो यानी कि एलसीएम आपका कितना आ गया? 180, ठीक है। एलसीएम आ गया आपका 180। अब इसको डिवाइड किससे करना है? बिगेस्ट कॉमन फैक्टर से। अच्छा, एचसीएफ निकालने का क्या तरीका होता है? जो भी नंबर दिए हो आपको, चाहे 2 दिए हो, 5 दिए हो, 10 दिए हो, कितने भी दिए हो, तो एचसीएफ में ऐसा सबसे बड़ा नंबर लेना होता है जो पूरे नंबर को काट दे, ठीक है। कोई एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर,
जैसे इसमें 18 और 45 है तो सबसे बड़ा नंबर लेना है जो दोनों को काट देगा, तो वो क्या होगा आपका सबसे बड़ा नंबर, तो वो हो जाएगा आपका 9। देखो 9 से 18 भी कट जाएगा और 45 भी, 9 2 जा 18 और 9 5 जा 45, तो एच शेप आपका कितना हो गया 9 आ गया। तो इसको आपको डिवाइड करना था ना, इसको 180 को 9 से, तो 180 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, 9 2 जा 18 20, तो आंसर आ गया आपका 20 आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपको डिवाइड का पूछा था, कभी प्लस का पूछ लेता है, माइनस पूछ लेता है, मल्टीप्लाई पूछ लेता है, एग्जामिनर ऐसे घुमा फिरा के देता है। ठीक है, इसलिए इसके ऊपर तो जरूर लगा लेना, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ आज की वीडियो में, ये सभी के ऊपर लगा लेना, तो इसलिए इरिटेट मत हो जाना मेरे बार बार बोलने से, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सेलेक्ट करके मैंने लिए, बहुत मेहनत से बनाया आप सभी के लिए, कम से कम कुछ नहीं इस वीडियो से आपके 8-10 नंबर तो मैं पक्के ही करवा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, यानी निम्न में से कौन सा सही नहीं है। 1 मिलीमीटर इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, 3 लीटर 30 मिलीलीटर इज इक्वल टू 300 मिलीलीटर, 1 पैसा किसके बराबर होता है 0.01 के, 1 और आधा दर्जन किसके बराबर होता है 8 को। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये आपके मेजरमेंट का एक चैप्टर है आपके मैथ के अंदर, इसके ऊपर मैंने इसको शॉर्ट ट्रिक के थ्रू बताया हुआ है, जिसको हिंदी में बोल देते हैं मापन मेजरमेंट को। ठीक है, इतनी शॉर्ट ट्रिक से बताया हुआ है, आप क्वेश्चन देखते उसका आंसर फटाक से दे दोगे। जिन बच्चों ने वीडियो देखी होगी तो उन्होंने अभी तक इसका आंसर दे भी दिया होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, देख लेना, 1 नंबर का आपका कंफर्म आता है आपके सीटेट के एग्जाम में। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं। पहली स्टेटमेंट पे 1 मिलीलीटर वाली, ठीक है, अब देखो इसको, देखो एक बात, 1 सेंटीमीटर में आपके होते हैं, ठीक है, 1 सेंटीमीटर में होते हैं आपके 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो ये वाले आपकी सही हो गई, तो 0.1 सेंटीमीटर में 1 मिलीलीटर हो जाएंगे, तो पहली सही होगी। दूसरी, 3 लीटर में 3 लीटर 30 मिलीलीटर, तो लीटर को क्या करो मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लो। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होंगे भाई, 1 लीटर में कितना होता है, 1 लीटर में होता है आपका 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो 3 लीटर में कितना होगा, 3 लीटर में हो जाएगा 3000 मिलीलीटर। ठीक है, कन्वर्ट कर लिया ना, तो 3000 मिलीलीटर ये और 30 मिलीलीटर ये, तो 30,000 में 30 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 300 मिलीलीटर नहीं आएगा, 3030 मिलीलीटर आएगा, तो यानी दूसरा जो आपका है ये गलत है। ठीक है, और ये 1 पैसे में इतने रुपए होते हैं, ये भी सही है। 1 और आधा दर्जन, भाई 1 दर्जन में 12 होते हैं, आधा दर्जन में 6 हो जाएंगे, तो ये 18 हो जाएगा, तो ये भी सही है। तो तीनों सही है और ये वाला गलत है। ठीक है, तो आंसर आपका सही हो जाएगा इसमें आपका सेकंड। नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना इसको, लिंक को, बहुत शॉर्टकट तरीके से मैंने समझाया हुआ है, और जो मैंने अपने नोट्स भी बनाए हुए हैं उसमें मैथ इसी तरीके से शॉर्टकट तरीके में समझाई हुई है। आप लोग सीटेट में जो 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरे 15 में से 15 लाओगे। ठीक है, उनको करने के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 29,503 में 5 के स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू और 32,071 में 7 के अंकित मान यानी फेस वैल्यू में क्या अंतर है। ठीक है, क्या डिफरेंस है, 430, 493, 2 या फिर 43। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो सीटेट के इतिहास में शायद ही कोई सीटेट ऐसा गया है जिसमें आपका प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। एक आधा कोई सीटेट गया होगा, वरना हमेशा ये क्वेश्चन आपका आता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, बेसिकली मैथ तो सभी सिंपल है। ठीक है, इसलिए इसको करना बहुत जरूरी है। देखो इसको सोल्व करेंगे, मैंने क्या बताया था, जब भी प्लेस वैल्यू की बात करे एग्जामिनर, जिस भी नंबर की प्लेस वैल्यू पूछेगा उसके बाद जितने भी नंबर होंगे उनको 0 0 कर लेना। भाई यहाँ पर 5 की पूछी है ना प्लेस वैल्यू, तो 5 के बाद 0 3 है, तो इसको 0 0 कर लो, तो 5 के बाद 0 3 को 0 0 कर लिया। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू 5 के आगे 500, और मैंने बताया था फेस वैल्यू हमेशा उस नंबर की वही रहती है, चाहे वो नंबर कितनी बार भी रिपीट हुआ हो। तो 7 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 ही हो जाएगी। अब या तो एग्जामिनर कभी तो अंतर पूछ लेगा, कभी जोड़ पूछ लेगा, घट, ठीक है, कभी मल्टीप्लाई पूछ लेगा। तो अंतर पूछा है तो अंतर कर दो, 500 में से 7 गए, आंसर आ जाएगा आपका 493, यानी सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट आपका देखिए, आज चीज आपको समझा नहीं रहा हूं, अगर समझाने बैठूंगा यही क्लास आपकी 1-1.5 घंटे की हो जाएगी। आज आपका मैं टेस्ट ले रहा हूं इसलिए थोड़ा कम चीजें समझा रहा हूं, वरना आप लोग मेरी क्लास देख सकते हो जिसमें मैं आपकी क्लास लेता हूं। ठीक है, अगला सेक्शन आ गया आपका लैंग्वेज का, जिसमें मैंने लैंग्वेज फर्स्ट रखी है हिंदी। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है आपका, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार नहीं है, सांस्कृतिकता, कुशलता, स्वाभाविकता या फिर सहजता। बताइए सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो देखिए जो इसका सही आंसर है वह आपका आंसर आपका कुशलता सही हो जाएगा। भाषा अर्जन, जब हम किसी भाषा को प्राकृतिक रूप से सीख लेते हैं वो होती है भाषा अर्जन, जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूं तो हिंदी प्राकृतिक रूप से सीख ली। और भाषा अधिगम, जब सीखने के लिए किसी संसाधन की जरूरत पड़ती है, होती है भाषा अधिगम। 1 नंबर का आपके एग्जाम में जरूर आएगा, चाहे आपकी लैंग्वेज हिंदी हो, संस्कृत हो, चाहे आपकी इंग्लिश हो। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग से संबंधित, इसलिए इसको अच्छे तरीके से कर लेना आप। ठीक है,
चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए आप लोगों का चाहे स्कोर अभी तक 2 हुआ हो 3 हुआ हो कोई बात नहीं, लेकिन ये देख लेना आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कर रहे हो तो कम से कम स्कोर जितना भी हो लेकिन इनको पक्के जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता? व्याकरण विधि में, सूत्र विधि में, अनुवाद विधि में या फिर प्रत्यक्ष विधि में? ठीक है, बताइए सही आंसर क्या होगा। यहां पर विधियों का क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका आंसर आपका फोर्थ, प्रत्यक्ष विधि में। ठीक है, तो आंसर इसमें आपका हो जाएगा फोर्थ सही हो जाएगा। मातृभाषा का क्वेश्चन 1 नंबर का नहीं 2 से 3 नंबर का आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी मातृभाषा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण यानी सुनने की एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? ठीक है, सुनना और बोलना कौशल की बात हो रही है। कौशलों से संबंधित क्वेश्चन भी आपका एग्जाम के अंदर 1 से 2 नंबर के पूछे जाते हैं। जितने भी कौशल है मैंने डिटेल में भी वीडियो बनाई हुई है, या आप लोग नोट्स में जाके देख सकते हो। ठीक है, तो जो भी आपकी चॉइस हो वो आप कर सकते हो, क्योंकि ये वो क्वेश्चन मैंने आपके वो लिए जो मुझे नहीं लगता 15 में से कम 10-12 नंबर का कहीं आपका छूटेगा। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। यहां से ऑप्शन देख लेते हैं। पहला, रेडियो समाचार सुनाना। सेकंड, कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। थर्ड, हाव भाव के साथ कविता बुलवाना। या फिर फोर्थ, प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना। तो देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा इसका आंसर आपका सेकंड, कि कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना सबसे सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ठीक है, सभी तरीके के कौशल के लिए, चाहे सुनना हो चाहे बोलना हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट आ गई आपकी लैंग्वेज। देखो मैंने आप बच्चों की सहूलियत के लिए दोनों लैंग्वेज ले लिए, ताकि ये ना रहे कि भाई हमारी वाली लैंग्वेज ना लियो। इंग्लिश वाली भी लैंग्वेज ले ली और मैंने संस्कृत भी ले ली है। तो देखो संस्कृत के मैं क्वेश्चन बोल देता हूं, इंग्लिश वाले बच्चे आप लोग अपना क्वेश्चन पढ़ के आंसर दीजिए, मैं आप लोगों का आंसर दे दूंगा। और संस्कृत का मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं। ठीक है, आप लोगों की जो भी लैंग्वेज हो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन आपका, बहुभाषिकता क्या है? भाषा दिगमे एकमे महत्वपूर्ण संसाधनम। सेकंड, भाषा दिगमे समस्या सृष्टिम करोति। थर्ड, भाषा शिक्षणे एका बाधा। फोर्थ, भाषा संसाधनाम करते प्रमादकारी। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा इसका आंसर वो हो जाएगा आंसर आपका फर्स्ट। जो बहुभाषिकता होती है यानी एक क्लास में एक से ज्यादा भाषा के जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमेशा एक संसाधन का काम करते हैं। ठीक है, एक रिसोर्स का काम करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है भाषा अधिगम के लिए बहुभाषिकता। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आता है आपका बहुभाषिकता से संबंधित, हिंदी में भी आपका बहुत पूछा गया है। ठीक है, तो आंसर इसमें हो जाएगा आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। और जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 13 का फोर्थ, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, आप लोग इसका पढ़ लेना आंसर, क्योंकि वरना बहुत डिटेल में बन जाएगी वीडियो। ये मत सोच लेना कि सर ने कोई भेदभाव किया है, आप लोगों की थोड़ा टाइम की वजह से ये सब किया है। नेक्स्ट आपका, डिसलेक्सिया एक है भाषागत विकार है या प्रभावी थी? संकेत बोधम, कथित भाषा बोधम, मौखिक भाषा बोधम या फिर लिखित भाषा बोधम? बताइए सही आंसर क्या होगा। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में भी मैंने लर्निंग डिसऑर्डर से क्वेश्चन लिया है इंग्लिश वाले के अंदर। देखो जो आपका लर्निंग डिसऑर्डर का जो आपका चैप्टर है ना, जिसको हिंदी में बोल देते हैं अधिगम विकार, तो ये इससे भी 1 नंबर का क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जाता है सीटेट के एग्जाम में। ठीक है, लर्निंग डिसऑर्डर या अधिगम विकार, चाहे आप लोग वीडियो में देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं जितने भी ये इनके ऊपर डिटेल में वीडियो है डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक डाल दूंगा, आप लोग कंफर्म कर लेना। ठीक है, सभी को अच्छे तरीके से देख लेना। देखो अगर आप लोग 2 घंटे में भी इन सभी वीडियो को देख लेते हो ना, तो 2 घंटे में कम से कम आपके 14-15 नंबर कंप्लीट हो रहे हैं। तो आप लोग खुद सोच लीजिए कितने कम टाइम में इतना अच्छे स्कोर आप लोग गेन कर पाओगे। ठीक है, फिलहाल इसका सही आंसर जो हो जाएगा डिसलेक्सिया का वो जाएगा आंसर आपका थर्ड, मौखिक भाषा बोधम। ठीक है, यानी कि जो आपका डिसलेक्सिया होता है एक भाषागत विकार है जो पढ़ने से संबंधित कठिनाई के बारे में होता है। ठीक है, जिसमें बच्चा पढ़ने से संबंधित कठिनाई फेस करता है, वो होता है आपका मौखिक भाषा बोधम। ठीक है, और जो इंग्लिश वाले बच्चे उनका आंसर हो जाएगा फोर्थ, डिसमोर्फिया। संस्कृत वाले भी बच्चे भी इसको देख लो। देखो जब बच्चा कंफ्यूजन में रहता है तो वो होती है आपका विकार डिसमोर्फिया। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल से बताया था, मान लो बच्चा मोर और मुर्गा में कंफ्यूजन होता है, दोनों को देखने में क्या सोचता है कि वे दोनों एक जैसे है, तो क्या हो गया कंफ्यूजन में हो गया ना, तो इस तरीके का विकार होता है आपका डिसमोर्फिया। ठीक है, आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा आपका। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कर लेना भाई इन सभी को, आप लोगों के फायदे के लिए ही है, पास तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग वो चीज करते हो जो मैं करा रहा हूं। नेक्स्ट आपका और लास्ट, उपचारात्मकम शिक्षणम इत्यनेन अभिप्राय अस्ति। ठीक है, कहने का मतलब है कि उपचारात्मक शिक्षण का क्या अभिप्राय है। पहला, छात्राणाम नियमित रूपनेन पुनः पुनः परीक्षणम। सेकंड, छात्राय किमर्थम अवगन्तुम असमर्था है, असमर्थ है चा दूरीकर्तु के उपाय इत्यर्थ करना है प्रयासा। थर्ड, विद्यालयोपरांतम
शिक्षण योजनम, थर्ड प्रभुत छात्राणाम संवर्धनार्थम अतिरिक्त शिक्षणम। तो बताइए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित। देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा इसका आंसर आपका सेकंड, ठीक है, कि छात्र जिस, ये हो जाएगा आपका कि छात्र जिस अर्थ को समझने में असमर्थ है, ठीक है, अवगंतुम असमर्थ है, जिस अर्थ को समझने में असमर्थ है उस असमर्थता को दूर करने का क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण में, ठीक है। निदान करेंगे, निदान करने के बाद फिर उपचार कर देंगे। तो आंसर इसमें आपका हो जाएगा सेकंड, निदानात्मक और उपचारात्मक का जो आपका टॉपिक है एक नंबर कंफर्म पूछा जाता है। तो आंसर इसमें आपका सेकंड हो गया। अब देखो चाहे आपकी लैंग्वेज इंग्लिश ना भी हो, इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ना, ठीक है, चाहे आपकी हिंदी लैंग्वेज हो चाहे आपकी संस्कृत लैंग्वेज हो, लेकिन इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ना। ये आपकी दोनों लैंग्वेज में आता है इसलिए मैंने लिया है। ये क्वेश्चन आपका चोमस्की से रिलेटेड, इसमें पूछा था लिंग्विस्ट नोआम चोमस्की मेंटेन्स दैट एवरी चाइल्ड हैज एन इंटेंट लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसको एलईडी भी बोल देते हैं, ठीक है, दैट ही या शी यूजेस फॉर, ठीक है। नीचे चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इसके अंदर ज्यादा करने की जरूरत नहीं, जहां भी नोआम चोमस्की की बात आ जाएगी, ठीक है, उसमें आपको देख लेना, एक तो एलईडी देखने को मिलेगा, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, और वहां पर यूनिवर्सल ग्रामर या फिर स्ट्रक्चर ग्रामर के नाम से आपको जरूर मिलेगा, या सार्वभौमिक व्याकरण, हिंदी वाले और संस्कृत वाले लिख लो इसको, सार्वभौमिक व्याकरण के नाम से देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों लैंग्वेज के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जहां भी आपको देखने को मिले उसका आंसर आप सही लगा देना, ठीक है। तो आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा, यूनिवर्सल ग्रामर के नाम से सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे वो मैंने आज आपकी वीडियो में ले दिए। अब आप लोग मुझे अपना ईमानदारी से स्कोर बता दो, 15 में से आप लोगों का कितना स्कोर हुआ है, चाहे 0 हुआ हो, 1 हुआ हो, 2 हुआ हो, लेकिन ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और जिसको मेरे सीटेट के नोट चाहिए, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप मैसेज कर सकते हो। इन्हीं से को पढ़ने से आपका सीटेट का एग्जाम पास हो जाएगा, इतनी मैं आपकी गारंटी देता हूं, ठीक है। फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।